join me in anticipating all the generous knowledge that he will share with us. So, it is known that you are a mechanical engineer. Did you always aspire to be one, or perhaps you dreamt of something else as a child? अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू में बात हम जिस ज़माने में पढ़ाई करते थे तो उस ज़माने में 3 माँ बाप के लिए 2 ही चीज़ें होती थी। लड़का या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, या फार्मेसी में चला जाए या डेंटिस्ट्री। उससे नीचे तो माँ बाप समझते थे कि गया काम। यानी हमारे ज़माने में अगर कोई आर्ट्स में जाता था तो वो अपने आप को बताता नहीं था कि मैं आर्ट्स कॉलेज में हूँ। अगर आप हमारे कुछ लोग इन्हें छुप के रहते थे आर्ट्स में, नहीं तो अब चूँकि फैमिली इंडस्ट्री में थी और हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड था, वालिद साहब इंजीनियर थे, चचा इंजीनियर थे, कज़न इंजीनियर थे, तो जो लड़का पैदा होता था 12th के बाद वो इंजीनियरिंग में ही जाता था। तो बस हम भी चले गए। लेकिन मैंने 3 साल गालिबन इंजीनियरिंग फील्ड में काम किया, लेकिन फिर उसके बाद में ये स्टॉक मार्केट में आ गया और आज मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा हो गए। अब मुझे इंजीनियरिंग का ई भी नहीं मालूम। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी पढ़ाई जो है, एजुकेशन, वो काम करता ही है। चाहे आदमी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, वो बनकर आगे ज़िंदगी में वो काम आता है, वो एक बेस बनता है। वो इसलिए कि हमारे वालिद मरहूम ज़माने में लोगों को हमेशा कहते थे कि नहीं तुम पढ़ाई करो। तो कोई ठेला लगाने वाला होता था, पता नहीं, जो हमारे ठेला लगाते हैं या फुटपाथ पर अपना कारोबार करते हैं, बेचते हैं। तो मुझे अभी तक याद है किसी को हमारे बचपन में कहते थे कि हाँ बीकॉम करके भी तुम ठेला लगाओ। तो जो ठेला लगाता है एक बेपढ़ा लिखा और एक बीकॉम किया हुआ, तो वो उसके ठेले लगाने का अंदाज अलग होता है। तो स्टॉक मार्केट में जाने से जो एक एनालिटिकल फील्ड है, पूरी एनालिसिस करना होता है, वो मेरे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड ने मुझे मदद की उसमें। तो ये एक कारोबारी शख्स होने के बावजूद आप ANU के चांसलर रहे। हमेशा से क्या आप इस तरह की फील्ड में जाना चाहते थे या फिर मतलब अचानक से ऐसा हुआ? बल्कि जब मुझे मालूम का चांसलर बनाया गया तो गालिबन नॉर्मली आप जानते हैं कि किसी को चांसलर या वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर तो खैर उनकी इंटरव्यू होती है, लेकिन गवर्नमेंट पूछती है कि भाई हम आपको ये पोजीशन देंगे, इसलिए कि ये जो अवार्ड भी होते हैं, सरकार जो अवार्ड देती है उसमें भी पूछती है कि आपको ये अवार्ड देंगे, आप लेंगे। तो चांसलर के लिए भी पूछते हैं। मैं अकेला होगा कि जिसको पूछा ही नहीं था, अखबार से मुझे पता चला। तो बाद में पता चला कि 5 नाम थे मेरे ऊपर, एक अमिताभ बच्चन थे जिनकी इजाज़त थी कि भाई हाँ आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाएंगे तो आप कबूल करेंगे। तो एक अमिताभ बच्चन साहब थे, एक गुलजार साहब थे जो मशहूर राइटर हैं फिल्म के, एक जस्टिस अहमदी थे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, एक अजीम प्रेमजी साहब थे, और एक वजाहत हबीबुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी रहे, वो थे। मेरा नाम तो अंदर पेंसिल से लिखा था और उसमें कहा था हमको यही चाहिए। तो बहरहाल बना दिया। तो खबर ये आई थी अखबार में कि एक गुजराती चांसलर को उर्दू यूनिवर्सिटी का, एक गुजराती कार डीलर को उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया। और आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन कैंपस है, वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद वालों को तो अपने तहजीब तमद्दुन का जो एक है, क्योंकि बाकी सबको तो वो गूंगे समझते हैं। अगर आप हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद वालों को एक अपना है। और फिर मैं कार डीलर जो उनकी बिल्कुल शनाख्त से बहुत नीचे, और फिर गुजराती, तो वो बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बहरहाल ये सब था उस ज़माने में। हाँ, तो मैं जब पहले, आपने जो पूछा, तो मैं जब मैं पहले पहुंचने वाला था वो
उसको एक्सेप्ट करने के लिए और चार्ज लेने के लिए। तो मैंने पहले से उनको कहा कि भाई ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो शुरफाए हैदराबाद है उनको आप जमा करें। तो उन्होंने 200-250 जो हैदराबाद के प्रोमिनेंट लोग थे उनको जमा किया। मैंने कहा भाई वो दावत मेरी तरफ से होगी और मैं उनके सामने बात करूँगा। तो वो मेरी उर्दू, इसलिए कि मैं तो गुजराती, और गुजराती आपको पता है ना, फे कभी नहीं बोल सकता, फ बोले। हमारे जो सबसे नंबर 1 है वो आप उनको सुनते हैं, उनके पास गुजराती बोल ही नहीं सकता। जैसे इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह, तो गुजराती पढ़ेगा इजा जा नसरुल्लाहि वल, वो जे नहीं बोल सकता गुजराती, फे उससे निकल नहीं सकता। इसलिए मुझे गुजराती जो है ना वो जफरी बोलेंगे उच्चारों से, और फिर शीन की जगह पे गुजराती सीन बोलता है और सीन की जगह पे शीन। भाई मुझे शर्दी हो गई, शाहरुख खान को शाहरुख खान, तो गुजराती कभी उर्दू तो हो ही नहीं सकता उनको। तो ये बड़ा इनको वो था कि ये गुजराती है। अब जब मैंने बात शुरू की तो बड़े हैरान हो गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, मैं बिल्कुल गुजराती हूँ और मैं सिर्फ उर्दू बोलता नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। और लिखना जो है उर्दू, वो तो जहाँ से पैदा हुई थी वहाँ भी ख़त्म हो गई है। यानी आपके यूपी में शादिर नादिर आपको कोई मिलेगा कि जो उर्दू लिख सकता है। बोलने वाले मिलेंगे, पढ़ने वाले उससे कम, और लिखने वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमारी बचपन से हमारे वालिद वगैरह ने परवरिश की कि हम उर्दू सीखें, और मखरज की अदायगी तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। यानी एक गुजराती कीमा बोल ही नहीं सकता, तो हमको तो अंदर हलक में लगाते थे कि ये यहाँ से कीमा निकलना चाहिए। तो मैंने हैदराबाद वालों को बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू बोलता हूँ और आपकी तरह खे वाली नहीं, जो है ना हैदराबाद के कुछ लफ्ज़ हैं उनके। तो बहरहाल वो रहा। लेकिन मैंने वहाँ उनको ये कहा कि देखिए, मैं माहिर तालीम नहीं हूँ बिल्कुल, इसलिए कि मैं कोई एजुकेशनिस्ट तो हूँ नहीं, और जो मेरे प्रीडिसेसर थे उनकी जो डिग्रियाँ थी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने वो डिग्रियों का कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। भाई हम तो कारोबारी में, क्योंकि थप्पा लग जाए बी मैकेनिकल का, बस उससे ज़्यादा तो कभी ज़िंदगी में तमन्ना ही नहीं की थी हम। तो भाई ठीक है, बी हो गई और अपने काम पे लग जाएंगे। वहाँ जो मेरे प्रीडिसेसर थे जितने, वो डबल PhD थे। तो मैंने कहा मैंने तो वो डिग्री के ख्वाब भी नहीं देखे कभी। लेकिन हाँ, मैं फ़िक्र तालीम ज़रूर हूँ, मुझे ये मालूम है कि तालीम क्या होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ जो वाइस चांसलर साहब मेरे पड़ोस में बैठे थे तब, मैंने कहा देखिए, आपने एक पता नहीं कौन आपके लिए चांसलर बना है, लेकिन मैंने कहा कि मैं चांसलर शायद पहला होगा ऐसा, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है चांसलर साहब तो साल में 2 मरतबा आते हैं या 1 बार आते हैं कॉन्वोकेशन के टाइम पर। तो मैंने कहा देखिए, मैं वो चांसलर नहीं हूँ, इसलिए कि बचपन में हमको कहानी सुनाई गई थी, हमारे वालिद साहब हमेशा सुनाते थे नादिर अली खान की। नादिर अली शाह जो बादशाह था ईरान का, आपने तारीख में पढ़ा होगा कि उसने बड़ा जुल्म किया था हिंदुस्तान पे, प्लंडर किया था, लूट फाट की थी, और लोग हैरान हो गए थे उससे। दिल्ली में जब आया वो, तो उसको ठंडा कैसे किया जाए, भाई बादशाह इतना, तो लाल किले के पास हाथी की सवारी लाई गई, हाथी लाया गया कि भाई ये बादशाह जो है ईरान से आया है, इसने हाथी नहीं देखा, इसको हाथी पे बैठाए। तो वो आया वहाँ अपने घोड़े पर और उसको हाथी पे बैठाया। तो जब हाथी पे वो बैठते उसने कहा कि इसकी लगाम कहाँ है। तो उसको कहा कि बादशाह सलामत, ये हाथी है, इसकी लगाम नहीं होती, ये महावत चलाता है। तो फौरन नादिर अली शाह अपने घोड़े पे आके बैठ गया और उसने कहा कि नादिर अली शाह ऐसी सवारी पे सवार नहीं करता जिसकी लगाम दूसरे के हाथ में हो। तो मैंने कहा ये जफर सरेश वाला जिसको आप ले आए हो ना यहाँ पर, वो ऐसा चांसलर नहीं बनेगा कि जहाँ लगाम किसी और के हाथ में। मैंने कहा आपका सेक्शन 65 देख क्या है कि चांसलर साहब साल में 1 बार आते हैं, मैं वो चांसलर नहीं हूँ। तो बहरहाल मुझे मौका मिला करने का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने अपनी अकल से, जो कारोबार जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी को चलाया।
अगर आपको आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं और जो आपके फ़राइज़ हैं, इससे अगर आप फारिग हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ ये अपनी पूरी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर से इस मुल्क में मुसलमानों का जो माहौल है या जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात लगती है कि और जो सियासी माहौल जो चल रहा है मुल्क में पॉलिटिकल, तो मैंने एक बात देखी कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डेसिमेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यानी हम बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं सियासी एतबार से, मुसलमान बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। इसलिए कि किसी ज़माने में मुसलमानों के 15% या 20% के वोट की भपकी भी रहती थी कि भाई 20% या 15%। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसलिए कि आप आगे ज़िंदगी में जाने वाले हैं। तो वो भी नहीं रहा। अब 15% वोट की आपकी बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं रही। और फिर आप देखें सियासत में जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है, यानी आपके काउंसिल से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट। तो पहले किसी ज़माने में 20% या 15% या 10% मुसलमानों को टिकटें मिलती थी पार्टियों की तरफ। अब वो भी नहीं हुई और बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। तो अब आप देखिए कि डिप्लेशन हुआ है। यानी पहले किसी ज़माने में हमारे पार्लियामेंट में 50-51 मुसलमान होते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब कम होते होते 20-21 हो गए। वही हाल आप असेंबली में देखिए कि 2.5-3% जितना रह गया। तो मुझे एक ये बात कई दिनों से आई है कि वो क्यों है कि हम इर्रेलेवेंट हैं, यानी आपका रेलेवेंस ही नहीं है पॉलिटिकल। तब मुझे लगा कि फिर भी एक रास्ता है जिससे हम रेलेवेंट हो सकते हैं। रेलेवेंस का वो रास्ता तो नहीं है, क्योंकि वो तो आप डिपेंडेंट है पॉलिटिकल पार्टी पर, है ना। वो आपको टिकट ही नहीं देगी तो आप जाओगे कैसे? तो आपकी रेलेवेंस है ही नहीं। और फिर जीत के भी आओगे तो रहोगे आपको जो कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री तो मिलेगी नहीं, है ना। मुसलमानों को क्या मिलता है? हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और कब्रिस्तान की मिनिस्ट्री, है ना। इसके अलावा तो एक और रास्ता है, और वो क्या है कि काबिलियत तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ ये जिस कौम में आ गया तो आप रेलेवेंट बन जाओ। इसलिए कि काबिल जो लोग हैं उसकी हर एक की जरूरत है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, और वो आएगी कहाँ से? तालीम से और ईमानदारी और अमानतदारी। इसलिए कि जो चोर होता है ना, खुद वो भी अपने घर में क्या चाहता है कि ईमानदार आदमी चाहिए मुझे, है ना। तो ये दो चीज़ें तो मुझे अब ये लगता है कि भाई हम जितनी कोशिश करें, हम अपने बच्चों को, और हमारा जो यूँ कहते हैं कि चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है हमसे गलती हो गई। हमको किसी ने दुनिया में तालीम याफ्ता होने के लिए रोका है? ये जो इम्तिहानात होते हैं यूपीएससी के, या आपकी जेई की एग्ज़ाम होगी, या नीट की एग्ज़ाम होगी, या और जितनी होती है एनक्लाइट की, जितनी ये पब्लिक एग्ज़ाम्स होती हैं, उसमें हमें किसी ने बैठने से रोका? हम बैठते ही नहीं हैं। तो हम ये तय करें कि हमको अपने आप को मजबूत करना है तालीम की बुनियाद पर। और वो सबसे इसलिए कि मेरा फ़ौरन जो कबूल किया यहाँ आने का, कि जब कहा कि भाई ये सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है, तो मैंने 1 सेकेंड में हाँ कह दिया था। इसलिए तो लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि एक लड़का अगर पढ़ता है ना, तो एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा एक खानदान और एक समाज पढ़ता है। इसलिए मेरे नजदीक लड़कियों की तालीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और ये हमारे यहाँ हुआ, ये अलमिया पता नहीं कहाँ से आ गया। वरना हमारे एक दोस्त हैं, यानी इस्लाम के पूरे दौर में औरतें कितनी तालीम याफ्ता थी, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं अकरम नदवी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक उसका वो संभाल कर, यानी आपके यहाँ के पढ़े हुए। उन्होंने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है 8 वॉल्यूम में। कितने? वो उनकी 20 साल का रिसर्च है उनका, 20 साल का। उन्होंने वो किताब में
एक सेक्शन में लिखा है कि इस्लामी जो दुनिया थी उसमें 850 से ज्यादा जजेस थी, औरतें, और उनकी उनकी बायोग्राफी। इसी तरह उन्होंने कम से कम 750 मुहद्दिसा यानी हदीस का दर्स देने वाली खवातीन थी, उनका जिक्र किया। तो इस्लाम ने कभी भी कि भाई ये मर्द तालीम हासिल करे या औरत नहीं करे, ये कभी हमारे यहाँ नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से ये गड़बड़ हमारे अंदर आ गई। तो इसलिए ये शुरू होगा, अगर हमारी खवातीन तालीम याफ्ता होंगी तो फिर ये पूरे समाज में फैलेगा। तो आपने जो सवाल पूछा, मुझे अभी लगता है कि हम बोलते हैं घोड़े के चश्मे पहनकर सिर्फ एक कोशिश करें कि हमारी कौम कैसे तालीम याफ्ता हो, और वो भी अब दौर लिटरेसी का नहीं है, अब जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी हम आपको अब जो है आपको वो बनना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो वो मेरी एक कोशिश छोटे मोटे अंदाज में मैं करता हूँ। आपके नजदीक क्या खासियत है एक कामयाब शख्स? देखिए, कामयाब शख्स जो है वो ये है कि वो पहले अपने दिल से सही हो, यानी जो वो बात करे जो दिल में हो, अंदर हो, वही बाहर हो। इसलिए कि जो कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना, एक जगह में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बात करो पक्की ठक्की करो, क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, आ गया कि ए ईमान वालो जो बात करो पक्की ठक्की करो, यानी सच्ची बात करो। मतलब सच्ची बात क्या कि जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर हमने ये रास्ता अगर इख्तियार किया, थोड़ा तकलीफ है उसमें, इमीडिएटली उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन ये करते, इसलिए जो काम करो, जो भी काम करो सही नीयत से करो, लिल्लाहियत से करो, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। देखिए, आप माशाल्लाह ख़वातीन और ये यानी बहुत आप लोगों के लिए आप शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका वो कनेक्टेड है यूनिवर्सिटी के साथ, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन ऑफ प्रोमिनेंस है मुल्क के अंदर। अगर पहली 10 यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो क्या भी होगा, तो मतलब आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसी स्कूल में पढ़ रही है जिसका कनेक्शन जो कनेक्टेड है टॉप यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये है, तो आप यहाँ पर जो है अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें एजुकेशन को हासिल करने में, इसलिए कि ये फाउंडेशन है आपका। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका यहाँ होगा तो ये आप आगे निकलेंगे। तो आप ये जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी ये जो पढ़ाए जाते हैं आपको यहाँ पर, उसमें आप एक्सेल करें। बोलते हैं ना, एक तो पढ़ना है इम्तिहान के लिए, नहीं, आपको वो सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल करना है, अपने आप एक्सेलेंस बोलते हैं, बिल्कुल महारत हासिल करनी है। इसलिए कि ये जो बेस बनेगा ना यहाँ पर, वो आपको आखिर में जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगा। तो इसका शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया अदा का जो शुक्रिया अदा क्या है, बस ये आप बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे और इसको आगे लेकर चलें। नहीं, मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मैं यहाँ आया क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था 2015-16 में एजुकेशन पर आपके आई, तो उसके बाद आज मुझे आने का मौका मिला, और ये स्कूल में आना मेरे लिए बहुत ही वाकई ये मेरा एक शर्फ है। थैंक यू सो मच। और मेरी असल में फ्लाइट है तो मुझे जाना है, तो लेकिन इंशाल्लाह दोबारा हम जरूर आएंगे।